नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि जिन बोतल से बाहर आ चुका है और अब इसका वापस बोतल में जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। जो सीज फायर मिडिल ईस्ट में करवाया गया है, अब ऐसा लग रहा है कि वो एक टाइम गेनिंग एक प्रैक्टिस थी और ये एक पैटर्न है जंगों को जारी रखने का। असल में तो नई जंगें जो है वो शुरू होने जा रही हैं। ईरान की जंग जो है वो होने जा रही है और इराक को जो धमकी लगाई गई है अमेरिका की जानिब से कि वो दरमियान में मुदाखलत ना करे, तो उसके बाद ईरान की स्टेटमेंट जारी हुई है। ईरान ने कहा है कि वो पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हैं और वो ये बता रहे हैं कि इजराइल का जो एयर डिफेंस है वो पेनिट्रेटेबल है और हम पेनिट्रेट करेंगे इजरायली एयर डिफेंस के अंदर। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान के अंदर जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बॉम्ब शेल्टर जो हैं वो ईरान के अंदर इस वक्त बनाए जा रहे हैं, तेजी के साथ वो बिल्ड कर रहे हैं। ये एक और बहुत बड़ा सिग्नल है कि ईरान ये समझता है कि ये जंग जो वो होने जा रही है। और लेबनान ने अपनी फौजें जो हैं पहली बार इजरायली बॉर्डर जो है वहां पर करीब जो है वो डिप्लॉय करना शुरू कर दी हैं। और चूंकि लेबनान के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो लेबनीज फौज है वो इजरायली फौज का सामना करेगी, तो इस तनाजुर में फौजें जब वहां पर डिप्लॉय होना शुरू हो गई हैं। यमन ने कहा है कि वो हाईएस्ट अलर्ट लेवल के ऊपर हैं और वो जवाब देंगे और अटैक करेंगे इजराइल के ऊपर। वेनेजुएला के खिलाफ नाज़रीन सूरत हाल ये है कि पूरी तरह से घेरा जा रहा है वेनेजुएला को। अमेरिका जो है वहां पर आइलैंड्स के ऊपर बेसिस बना रहा है और बॉम्बर्स कहीं डिप्लॉय कर रहा है, कहीं पर ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहा है, कहीं पर फ्यूल टैंकर्स डिप्लॉय कर रहा है, कहीं पर वॉरशिप जो है वो डिप्लॉय कर रहा है। तो इस तरह का जो बिल्डअप है इतना कोऑर्डिनेटेड और तमाम तरह इक्विपमेंट्स, वो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो एक जंग के लिए होता है। एक जंग है जो वहां पर जिसकी प्रॉपर तैयारी हो रही है बरह रास्त वेनेजुएला पर हमला करने के लिए। वरना अगर सिर्फ कश्तियों पर एयर स्ट्राइक्स करनी है तो फिर बॉम्बर्स, फिर बेसेस, फिर ड्रोन्स और ये सारा जिस लेवल का वो बिल्डअप कर रहे हैं और जिस पोजीशन में वो कर रहे हैं, पूरी तरह से घेर रहे हैं वेनेजुएला को, ये सिर्फ और सिर्फ एक जंग के लिए किया जाता है। तो आज वो रिपोर्ट आई है कैसे वेनेजुएला को घेरा जा रहा है, कहां कहां पर वो कौन कौन से जो इक्विपमेंट्स है वो डिप्लॉय कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर वो चाइना पहुंचे हैं और हाई लेवल की टॉक्स हो रही हैं। ये जो दो मुल्क हैं रशिया और चाइना, ये दो मुल्क जो हैं इनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का धारा जब वो मोड़ने जा रहे हैं, ये वेस्टर्न कॉलोनियल दौर के इख्तिताम के लिए इन दो मुल्कों का जो अलायंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस प्लेनेट के ऊपर वेस्ट की हेजेमनी को अगर कोई चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ ये दो मुल्क हैं। इसके अलावा इस वक्त दुनिया में कोई और ताकत जब एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बाकी ज़ाहिर के तहादी हैं, लेकिन असल जो काम करना है वो इन दो मुल्कों ने ही करना है। तो इनके ताल्लुकात जब वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो कि वेस्ट को और अमेरिका को पसंद नहीं है। और इसी दरमियान नाइजीरिया के नाज़रीन जो प्रेसिडेंट हैं वो अमेरिका जाना चाहते हैं ताकि ट्रंप को क्लैरिफाई कर सकें कि जो वो एक्यूजेशंस लगा रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उनका दौरा हो पाता है या नहीं हो पाता, अमेरिका ने फौजें उतारने की जब वो धमकी लगा रखी है। तो ये तमाम सूरत हाल है। अच्छा, अमेरिका के अंदर जो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त हो रही है, बड़ी गैर मामूली है, जो इजराइल के तमाम नैरेटिव्स को और इजराइल की फंडिंग्स को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है, अब कुछ और गैर मामूली हुआ है। देखिए, वहां पर जो इजरायली लॉबी है वो रिलीजन को भी दरमियान में लेकर आ रही है। वो ये भी कह रही है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये भी कह रही है कि ये मॉरली बहुत ज्यादा जरूरी है कि इजराइल को सपोर्ट किया जाए। तो सबसे जो मजबूत एक लिंक है वो रिलीजन का है कि ये चोजन पीपल हैं और क्रिश्चियंस के लिए जरूरी है कि इनको सपोर्ट करें। तो इसके हवाले से अब तक की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मागा की जो बड़ी पर्सनैलिटी है सेनेटर टेलर ग्रीनी, उन्होंने क्या लिखा है कुछ देर पहले, अमेरिकन चर्च वेकअप, जाग जाओ, ठीक है ना। एज क्रिश्चियंस हम कंडेम करेंगे हर उस चीज को जहां पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं। ओके, हम हमास का जो अक्टूबर 7 को जो अटैक उन्होंने किया हम उसको कंडेम करते हैं, बट हम इजराइल ने जो कुछ किया फलस्तीनियों के साथ उसको भी कंडेम करते हैं। और हमारे टैक्स डॉलर जो है वो इजराइल की इन जंगों में फंड नहीं होने चाहिए। वी आर द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट, रिमेंबर, याद रखो। क्रिश्चियन जो है वो इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते। और अगली बात सुनिए, जो बड़ा उनका क्रिश्चियन का एक फाउंडेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसने क्या स्टेटमेंट जारी किया, उसने कहा है कि क्रिश्चियंस कैन क्रिटिक द स्टेट ऑफ इजराइल। देखिए, जो दूसरी तरफ लॉबी है वो ये कह रही है कि भाई क्रिश्चियन जो है वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इजराइल को। और जो इंस्टीट्यूशन है वो ये क्या बात कर रहा है, एक तो है ना मतलब टकर कार्लसन एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सन है, टेलर ग्रीनी एक पर्सन है, स्टीव बैनन एक पर्सन है, उनके जो बाकायदा इंस्टीट्यूशंस हैं वो खड़े हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं, इजराइल पर तनकीद होगी और हो सकती है, इसमें क्रिश्चियंस को कोई रिलीजन का मामला नहीं है। क्रिश्चियंस कैन क्रिटिक द स्टेट ऑफ इजराइल विदाउट बीइंग एंटीसेमिटिक। ये सब वो यानी टकर कार्लसन और उनकी सपोर्ट में जब वो खड़े हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चाहे जितना मर्जी प्रेशर आ जाए, चाहे जो ग्लोबलिस्ट क्लास है और जो माउथ पीस है वाशिंगटन में इजराइल के, अगर वहां से जितना मर्जी प्रेशर आ जाए हम इजराइल को क्रिटिसाइज करेंगे। और जरूरी है कि जो जमीर है वो जागना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारे अपने लोग जो हैं वो
पॉलिसिंग कर रहे हैं ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ द क्रिश्चियंस एंड वी विल नॉट स्टार्ट डूइंग दैट नाउ। कि ये हमारे यानी अपने अमेरिकन जो हैं ये इजराइल के लिए बात कर रहे हैं और क्रिश्चियंस होते हुए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गैर मामूली आप करें कि एक जंग है जो खुद अमेरिका के अंदर छिड़ी हुई है। तो आप देखेंगे कि इजराइल का एक एक जो नैरेटिव है वहां पर चैलेंज होगा। ज़ाहिर आसान नहीं है लेकिन होगा। तो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको नजर आएगी। अच्छा, ईरान की जो जंग है ऐसा लगता है कि अब सिर्फ चंद दिनों की दूरी के ऊपर खड़ी हुई है। अच्छा, ये जंग मुश्किल है, इजराइल के लिए इतना आसान नहीं होगा, अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये जंग जो है वो चंद दिनों की दूरी पर नजर आ रही है। और जो सीज फायर हुआ है गजा में और जो ओवरऑल ट्रंप क्लेम कर रहा था कि मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो खत्म हो चुकी है और ट्रंप ने कहा कि यहां पर वर्ल्ड वॉर का खतरा था लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि मैंने मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो खत्म करवा दी है। तो वो जो सारा कुछ था वो एक डिसेप्शन थी, वो एक टाइम गेनिंग प्रैक्टिस थी और वो एक पैटर्न था एक नई जंगों के लिए। सीज फायर का होना एक अच्छा अमल था और इसके जो आगे नतीजे हैं वो अच्छे निकलने चाहिए थे, लेकिन चूंकि माइंडसेट पीछे इजराइल और ज़ायनिस्ट, तो फिर वो अच्छा हो नहीं सकता है। तो इसलिए उन्होंने उस सारी सूरत हाल को उल्टा एक्सप्लॉइट किया नई जंगों के लिए। हालांकि यहां से अमन का रास्ता निकल सकता था लेकिन उन्होंने इसको जंगों की तरफ मोड़ा है। तो सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी वहीं पर खड़ी है, यानी आर पार की जंग होगी और ईरान और इजराइल की फैसला कुन जंग मामला वहीं पर है। तो वो जो कुछ दरमियान में हुआ, पीस मिडिल ईस्ट में 3000 साल बाद अमन हो गया, फला जो भी ट्रंप ने बातें की वो सिर्फ एक टाइम गेनिंग था और बल्कि उसका उल्टा नतीजा निकलेगा। तो ये बात बिल्कुल मजीद साबित हो रही है कि ये जो डिक्लाइनिंग एम्पायर है ये अपनी हेजेमनी को इंश्योर करने के लिए फुल फ्लैज जो मिलिट्री पावर है उसको इस्तेमाल करने जा रहा है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो अमेरिकन बिहेवियर में डिप्लोमेसी तो गायब हो चुकी है। डिप्लोमेसी अमेरिका कहां कर रहा है, उसका अगर आप डीलिंग का तरीका देखें तो वो सरेंडर डिमांड है और प्रोवोकेटिव है। और अगर मतलब इसका नतीजा सिर्फ जंग ही निकलेगा तो उनको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो जंग ही के लिए तैयार हैं, या वो सरेंडर डिमांड कर रहे हैं, अगर नहीं कोई करेगा तो फिर जंग की तरफ मामला जाएगा तो वो जंग के लिए तैयार है क्योंकि वो अपनी मिलिट्री पावर को अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपने एम्पायर को रीस्टैब्लिश है वो करने के लिए। तो इसलिए मुख्तलिफ मुल्कों पर जब आपको हमले नजर आएंगे लेकिन यह बात अपनी जगह पर रहेगी कि ट्रंप किसी भी मुल्क में अगर जमीनी फौज उतारेगा तो ये उसके लिए बड़ा मसला पैदा होने वाला है क्योंकि आगे मिड टर्म इलेक्शंस हो गए और जमीनी फौज उतारने का मतलब यह है कि अगले 20 साल तो फिर आप उसमें चले गए ना। तो ये ट्रंप के लिए बहरहाल एक मसला होगा। तो बुनियादी बात यह है कि इजराइल नॉट ओनली किल्स पीपल बट इट किल्स द आइडिया, यानी ये सिर्फ लोगों को नहीं मारता बल्कि असल में इजराइल इस आइडिया को मार देना चाहता है और वो यही करता आया है कि कोई वो मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई वो ताकत सर्वाइव नहीं कर सकती अगर वो इजराइल के खिलाफ खड़ी हो जाए। तो ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, ईरान ने अमेरिकन बेसिस पर जवाब दिया है। तो वो मुल्क जो इजराइल पर हमला करे और वो मुल्क जो अमेरिकन बेसिस पर जवाब दे और उसके बाद सर्वाइव कर जाए तो फिर तो वो चैलेंज हो गया ना, उनकी हेजेमनी चैलेंज हो गई। तो इसलिए वो अपनी हेजेमनी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए वो ये जंग करने के लिए जब वो आ रहे हैं, ये वो बुनियादी चीज है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि यह जंग नागुज़ीर है। अब जो धमकी इराक को आई है उसके बाद ईरान से जो रद्दमल सामने आ रहा है, ईरान ने कहा है कि रियल रीजनल वॉर विद इजराइल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लो इंटेंसिटी में है लेकिन असली इलाकाई जंग शुरू हो चुकी है, यह ईरान कह रहा है। उनका रद्दमल आया रीजनल वॉर शुरू नहीं होनी, वो शुरू हो चुकी है। अभी जो कुछ आगे होने जा रहा है बस उसकी इंटेंसिटी में इजाफा होगा, उसमें ईरान बरह रास्त इन्वॉल्व होने जा रहा है, उसमें हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होने जा रही है, उसमें बाकी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन रीजनल वॉर शुरू हो चुकी है इजराइल के साथ, ईरान ने कहा है। और उन्होंने कहा कि थ्रेट इंप्लाइज अ पोटेंशियल फ्यूचर एक्शन, ईरान पर हमला होने जा रहा है, मजीद इस तरह मामला जा रहा है लेकिन जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको यह बात समझनी चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है और रीजन में जो जड़ है वो इजराइल है, ये उन्होंने बातें की और अरब वर्ल्ड को जब मैसेज दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वी आर रेडी टू कन्फ्रंट एनी थ्रेट और द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिटर्न ऑफ द वॉर। जंग दोबारा से लौट रही है, हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं और इजरायली जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पेनिट्रेटेबल है और हम उसमें पेनिट्रेट करेंगे। और उन्होंने फिर दूसरी बात ये की कि हम इस पर यकीन कर ही नहीं सकते कि ये सिर्फ इजरायली हमला था। इजराइल ने जो हमारे ऊपर अटैक किया वो अमेरिका की परमिशन के साथ था और अब भी जो इजराइल हमारे ऊपर अटैक करने जा रहा है वो अमेरिका की परमिशन ही के साथ है, अमेरिका के बगैर ये कदम भी नहीं उठा सकता। तो एक्चुअली ये अमेरिकन इजरायली वॉर थी जो हमारे खिलाफ हुई है। और इसके साथ आप देखिए जो एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान तेजी के साथ शेल्टर्स, बॉम्ब शेल्टर यानी सिविलियंस के लिए बॉम्ब शेल्टर जब वो तेजी के साथ बना रहा है। दो चीजें पैरेलल हो रही हैं, एक तरफ स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री पर्पस के लिए अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज हैं, टनल्स हैं वो बनाई जा रही हैं, लेकिन साथ जो है सिविल डिफेंस डायरेक्टिव भी जारी कर दिए गए हैं ताकि शेल्टर की जो प्रिपेयर्डनेस है वो की जा सके। ईरान इशूज न्यू सिविल डिफेंस शेल्टर डायरेक्टिव अमिड वार्निंग ऑफ रीन्यूड वॉर, ईरान का मीडिया कह रहा है। दोबारा जंग के खदशे के पेश नजर ईरान में दो चीजें हो रही हैं, एक तो मिलिट्री पर्पस के लिए
अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं। दूसरा, सिविलियन पर्पस के लिए, सिविलियंस के लिए जो बॉम्ब शेल्टर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं अंडर द थ्रेट ऑफ रीन्यूड वॉर, क्योंकि जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी, यानी हर तरफ से ये सिग्नल्स आ रहे हैं, तो आसान नहीं होगा। यानी जो सबसे बड़ा उनको मसला है वो ईरान के मिसाइल्स का है कि उनको कैसे रोकेंगे। इसीलिए वो जो है वो एयर डिफेंस को बहुत ज्यादा डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि ईरानी मिसाइल्स को रोक सकें। और अब की बार वो कैसे आगाज करेंगे जंग का, जैसे पहले उन्होंने किया असैसिनेशन से, तो अब की बार भी ऐसा ही लगता है कि वो असैसिनेशन से करेंगे। हो सकता है कि वो पहले ही जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको निशाना बनाए, सदर को भी निशाना बना सकते हैं, सुप्रीम लीडर को भी निशाना बना सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये ठीक है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ईरान जब वो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रहा है और अपनी पूरी तरह से जब तैयारी करके बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी अब इसमें बराह रास्त पहले दिन से हो सकता है कि हमला करे। तो लेकिन फिर आगे मसला खड़ा हुआ है, फिर ईरान जवाब देगा गल्फ बेसिस के ऊपर, फिर गल्फ कहेगा कि ईरान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो कुछ भी हो, खुद ट्रंप ने कहा कि यहां पर आलमी जंग होने जा रही थी और मैंने रुकवा दी है। तो असल में तो जंग नहीं रुकी है, तो इसलिए आलमी जंग का खतरा भी नहीं टला है। लेबनीज आर्मी मोबिलाइज उसने अपनी फोर्सेस की हैं सदर्न बॉर्डर के ऊपर अमिड इजरायली मूवमेंट। पहली बार लेबनीज आर्मी इस तरह से आगे बढ़ रही है और इजराइल थ्रेटन्स के वो लेबनान के ऊपर मजीद हमले करेगा। और उधर लेबनीज आर्मी, क्या लेबनीज आर्मी इजरायली आर्मी को जवाब देगी? एक गोली अभी तक वो नहीं चला सके, लेकिन अब लेबनीज गवर्नमेंट कमजोर पड़ रही है अपने लोगों के सामने कि इजराइल हमले कर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो क्या वो जवाब में अटैक करेंगे? ये बहुत बड़ा आप कह लेंगे एक चीज होगी देखने वाली। और यमन ने कहा है कि वो इमीडिएट और क्रशिंग रिस्पॉन्स देंगे टू एनी इजरायली एग्रेशन, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि हम हमला करने जा रहे हैं यमन पर, तो यमन पूरी तरह से तैयार है, क्रशिंग रिस्पॉन्स जब हम देंगे। अच्छा, तो वेनेजुएला के हवाले से अभी जो बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे वो वेनेजुएला को घेर रहे हैं, यानी जो बिल्डअप वो कर रहे हैं ये किसी जंग के लिए किया जाता है। इतना इक्विपमेंट्स, फ्यूल टैंकर्स, रीपर्स, बॉम्बर्स, वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और वो इस तरह से पोजीशन ले रहे हैं। फिर वो बेसिस नहीं बना रहे हैं, इस वक्त नई बेसिस वो बना रहे हैं। तो फिर अगर कश्मीर पर हमले के लिए तो बेसिस की जरूरत नहीं है। तो आज जो रिपोर्ट आई है वो मजीद इस बात को साबित कर रही है कि एक फुल फ्लैज हमला वेनेजुएला के ऊपर होने जा रहा है। जाहिर है कि अगर इससे पहले अगर प्रेसिडेंट मडोरो की रिजीम चेंज हो जाती है तो शायद ये फुल स्केल हमला ना हो, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर ये फुल स्केल हमले की तरफ हो जाएंगे। इसकी वो पूरी तैयारी जब वो कर रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट मडोरो के तब्दील होने के बाद भी तो मिसाल के तौर पे आर्मी अगर टेक ओवर करती है या कोई और पॉलिटिकल पर्सनालिटी आ जाती है तो बुनियादी वेनेजुएला की पॉलिसी तो वही रहेगी। अमेरिका तो यहां पर अपनी कठपुतली रिजीम चाहता है ना, तो फिर भी अटैक करना पड़ेगा। हाउ द यूएस इज प्रिपेयरिंग अ मिलिट्री स्टेजिंग ग्राउंड नियर वेनेजुएला, पूरा ग्राउंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो सैटेलाइट इमेजेस ने यह बताया है कि अमेरिका रीबिल्ड कर रहा है एक मिलिट्री बेस को पोर्टो रिको के अंदर इन प्रिपरेशन ऑफ वॉर विद वेनेजुएला। और जो ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं फॉर फाइटर जेट्स, फॉर कार्गो प्लेन्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट रूट्स, भाई कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं, फाइटर जेट्स आ रहे हैं। अ डजन टेंट्स जो है वो वहां पर लगा दिए गए हैं। और यूनाइटेड स्टेट इज रीन्यूइंग द फॉर्मर रोजवेल्ट नेवल बेस इन पोर्टो रिको, जिसमें एडिशनल इंप्रूवमेंट की गई है, नए रनवेज बनाए जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं, म्यूनिशंस जो स्टोरेज हैं वो बनाई जा रही है, और डिप्लॉयमेंट ऑफ F-35 के लिए वहां पर फैसिलिटीज तैयार की जा रही हैं, रनवे तैयार किया जा रहा है। और इसका जो डिस्टेंस है वो वेनेजुएला से 800 किलोमीटर दूर है, 800 किलोमीटर है। तो वो ये समझता है कि वेनेजुएला के पास ये मिसाइल्स नहीं है कि उसको रीच कर सके, इसलिए वो बहुत दूर बना रहे हैं, यानी मैक्सिमम दूर। अगर आप ये मैप के ऊपर देखें तो ये जो आज उन्होंने जारी किया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल वेनेजुएला के साथ जो ट्रिनिडैड है, यहां पर उनके वॉरशिप्स खड़े हैं। ऊपर जो पोर्टो रिको है, यहां पर जनाबे अली वो एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, यहां पर जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो यहां पर खड़े होंगे, C-17 जो बड़े कार्गो प्लेन्स हैं उनके वो यहां पर डिप्लॉय होंगे। फिर एक तरफ जो है वो रीपर ड्रोन जो हैं उनकी डिप्लॉयमेंट वो कर रहे हैं, फिर एक तरफ से बॉम्बर्स आएंगे। तो ये सारा यानी वेनेजुएला को वो तमाम तरफ से घेर रहे हैं। तो ये बिल्डअप जो सिर्फ एक जंग के लिए किया जाता है। रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना पहुंचे हैं 2 डे विजिट के ऊपर। यानी अगर आप पिछले 6 महीने या 1 साल में देखें, मुसलसल ऐसा हो रहा है कि रशियन डेलीगेशन इधर आ रहा है या फिर चाइनीज डेलीगेशन रशिया जा रहा है, बहुत हाई लेवल के, ठीक है ना। हर हफ्ते 10 दिन बाद इधर से डेलीगेशन हो जाए। वैसे तो रोजाना सुबह शाम एक तो राब्ते हैं ना, लेकिन हाई लेवल डेलीगेशन इस तरह से रशियन आ रहे हैं, चाइनीज उधर जा रहे हैं। बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन इस वक्त हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है वो मिलकर अफ्रीका में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, वो एक एक जगह पर, कहीं रशिया आगे चाइना पीछे, कहीं चाइना आगे रशिया पीछे, तो इस तरह से मामला को लेकर चल रहे हैं। ये 2 ही मुल्क हैं जो वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, वगरना और दुनिया में इस वक्त कोई ऐसी ताकत एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसमें बुनियादी किरदार चाइना का है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंचे हैं फॉर 2 डे विजिट,
और अभी उनकी जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात हुई और फिर चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मुलाकात होगी। मोर इफेक्टिव अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है और सिक्योरिटी में, मिलिट्री अलायंस में कैसे हम मजीद आगे बढ़ सकते हैं, ये डिस्कस होगा। दोनों के जो ताल्लुकात हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो हाईएस्ट लेवल पर हैं इन हिस्ट्री, कभी इन दो मुल्कों के ऐसे ताल्लुकात नहीं रहे और वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं और चाइना और रशिया जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी में अपना रोल जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसी दरमियान एक और चीज हुई है जिससे ताइवान भी हिला हुआ है, वेस्ट भी हिला हुआ है। चाइना ने ताइवान की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दी, यानी आप सैटेलाइट से जो इमेजेस देखते हैं मतलब उससे बस अंदाजा ही आप लगा पाते हैं ना। लेकिन वेस्ट हैरान हो गया है चाइनीज टेक्नोलॉजी देखकर कि उन्होंने सैटेलाइट से इतनी हाई डिस्प्ले वीडियोस और इमेजेस हासिल की हैं कि वेस्ट हैरान है कि सैटेलाइट से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो ड्रोन्स नहीं होते वो ऊपर घूम रहे हैं और ड्रोन्स जो है वो बहुत क्लैरिटी के साथ दिखा रहे हैं, नीचे कार्स घूम रही हैं और लोग चल रहे हैं, यानी इतनी क्लैरिटी के साथ सैटेलाइट से उन्होंने ये इमेजेस जारी किए हैं। चाइनीज मीडिया लिख रहा है हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस ऑफ ताइवान आइलैंड, टेक कैपेबिलिटीज और वार्निंग ताइवान इंडिपेंडेंस सेपरेटिस्ट। तो चाइना ने बताया है, वार्न किया है कि हम इस तरह से ताइवान पर नजर रखे हुए हैं मतलब इतनी क्लैरिटी के साथ हम एक एक रोड को और एक एक गली को देख रहे हैं, इस तरह से वो। और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट वांट्स टू मीट ट्रंप आफ्टर मिलिट्री थ्रेट। अब ये इनका दौरा होगा ये नहीं होगा, अगर ये जाते हैं तो अगर आगे से ट्रंप कहेंगे हमें तो वहां पर बेसेस चाहिए, फिर क्या करेंगे? तो अगर अमेरिका ने फैसला कर लिया है सो कर लिया, अब उसको कौन रोकेगा? तो वो हमला करने के लिए अगर आ रहा है सो आ रहा है और जवाब तो वो बना रहे हैं, डिफरेंट जवाब बना रहे हैं, लेकिन असल में ग्रेट गेम का हिस्सा है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने 250 लोग आकर इजाजत दिया। अल्लाह हाफिज।